Yes, students. Today's topic is geometrical isomerism. Today's topic is geometrical isomerism. एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे क्वेश्चन खूब पूछता है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक मॉलिक्यूल को देख के हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें जीआई जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा, या क्या क्या कंडीशंस है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर इस कंडीशन है तो यहाँ पे जीआई शो करेगा। तो पहले हम लोग कंडीशन समझते हैं। कंडीशंस में पहला कंडीशन ये है कि रोटेशन नहीं होना चाहिए मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब रोटेशन मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड। पहला पॉइंट क्या है? रोटेशन मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड। किसके कारण रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगा? मान लो कोई कहीं पे पाई बॉन्ड है या कहीं रिंग है, ये ऐसा सिस्टम में रोटेशन नहीं होता। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे रोटेशन अलाउड है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड हो जाएगा तो वहाँ पे रोटेशन अलाउड नहीं होगा। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हम रोटेशन नहीं कर सकते क्योंकि रोटेट करने पे ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, तो यहाँ पे रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। तो पहला पॉइंट क्या है? रोटेशन मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू पाई बॉन्ड या रिंग। सेकेंड कंडीशन ये है कि एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। अगर हम जिस ग्रुप को कंसिडर कर रहे हैं उसमें एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट, वो हम समझते हैं एग्जांपल के साथ। पहले इसको नोट कर लो, क्या लिखना है? एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। क्या मतलब है हम समझाते हैं। अब एक पॉइंट और है जो हम लोग केस बाय केस स्टडी करेंगे। तो पहला केस लेते हैं, कहाँ पे जीआई देखा जाता है। सबसे पहले जो सबसे सिंपलेस्ट केस है वो है जीआई इन एल्कीन। जीआई इन एल्कीन, एक एल्कीन है, मान लो मेरे पास सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे H लगा है, यहाँ CH3 लगा है, यहाँ H लगा है, यहाँ CH3 लगा है। तो इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? पहले देखेंगे इसमें जीआई है या नहीं। तो रोटेशन मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड, बिल्कुल सही है। अब एरियल डिस्टेंस का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये हाइड्रोजन को देख, जैसे ये इसका कंडीशन एक और, जैसे बोल रहे थे ना अलग अलग कंडीशंस होगा, जैसे यहाँ पे ये कंडीशन है कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे दो ग्रुप जो अटैच है, दैट टू ग्रुप्स मस्ट बी डिफरेंट। क्या बोल रहे हैं? ईच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, ईच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड must contain two different groups individually। क्या मतलब है ना? इस कार्बन पे भी दो ग्रुप अलग होना चाहिए और इस कार्बन में भी दो ग्रुप अलग होना चाहिए। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि डिस्टेंस का बात क्या बोल रहे हैं, एरियल डिस्टेंस। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो डिस्टेंस है, और इस हाइड्रोजन हाइड्रोजन के अगर ग्रुप को हम इस हाइड्रोजन को नीचे लिखते हैं तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस जो है डिफरेंट होगा। जैसे अगर हम इन दोनों के बीच में मान लेते हैं L1 डिस्टेंस है और इन दोनों के बीच में L2, तो L2 मस्ट बी ग्रेटर देन L1। L2 जब L1 से ज्यादा होगा तभी यहाँ पे GI बनेगा। बात समझ में आ रहा है? इसको हम लोग मॉडल से समझते हैं। जैसे ये मेरा एक एल्कीन है, यहाँ पे हमने सेम ग्रुप को अपोजिट साइड में लगा दिए हैं। तो सेम ग्रुप जब अपोजिट साइड में रहते हैं इसको बोलते हैं ट्रांस, और जब सेम ग्रुप सेम साइड पे रहता है तो इसको बोलते हैं सिस। तो ये हो गया सिस एल्कीन, और इसको अगर हम नीचे लिख दें रख दें तो ये हो जाएगा ट्रांस। यानी ये हो गया मेरा सिस एल्कीन, ये हो गया ट्रांस एल्कीन। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर ये L1 है और इसको जब हम यहाँ पे लगाते हैं ये L2 है, तो L2 मस्ट बी ग्रेटर देन L1। तो दिख ही रहा है ना कितना डिस्टेंस ज्यादा हो गया। देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है एरियल डिस्टेंस, और जब इसको हम सेम साइड में रखेंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये कंडीशन तुम्हें ध्यान में रखना है कि L2 मस्ट बी ग्रेटर देन L1। अगर तुमसे पूछता है कि इस कंपाउंड में बताओ, क्या बोलेंगे?
देखो ये सेम ग्रुप जो है अपोजिट साइड में है, या ऐसा बोल सकते हैं सेम ग्रुप सेम साइड में है, तो ये जीआई को क्या नाम देंगे, सिस बोलेंगे कि ट्रांस बोलेंगे? तो बोलेंगे यहाँ पे जीआई एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों ना, ये पॉइंट्स जो हैं, ये पॉइंट ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि इस कार्बन के साथ दो ग्रुप जो अटैच हैं, दैट टू ग्रुप्स आर सेम। बात समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे नो जीआई। अगर हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे आयोडीन है, तो क्या इसमें जीआई एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, यस। क्यों ना, इस तब यहाँ पे सिस ट्रांस नेमिंग नहीं चलती, यहाँ पे ईजेड नेमिंग चलता है। हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे ईजेड नोमेनक्लेचर क्या था। तो क्या है ना, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में इस कार्बन के साथ दो अलग ग्रुप जुड़ा है, इस कार्बन के साथ भी दो अलग ग्रुप अटैच है, इसमें जीआई एग्जिस्ट करेगा, और इसका नाम सिस ट्रांस नहीं बोल करके ईजेड बोलेंगे। तो पहला केस समझ में आ गया है कि कैसे हम इसको डिस्कस किए कि भाई सिस और ट्रांस इन एल्कीन, पहला केस था। केस 2 ये है। नेक्स्ट आते हैं केस 2। केस 2 है जीआई इन रिंग सिस्टम। केस 2 क्या ले रहे हैं हम लोग? जीआई इन रिंग सिस्टम। हमने क्या बोला कि भाई रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, किसमें? रोटेशन नहीं होना चाहिए। तो एक रिंग के अंदर भी रोटेशन नहीं होता। जैसे एग्जांपल लेते हैं ये वाला कंपाउंड, यहाँ पे ये कार्बन जो है sp3 कार्बन है, इसके साथ जब हम इसको कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे दो ग्रुप अलग होना चाहिए, CH3H और यहाँ पे CH3H लिख दिए, तो ये हो गया सिस। सेम ग्रुप सेम साइड में है तो सिस, और सेम ग्रुप जब अपोजिट साइड में होगा तो इसको बोलेंगे ट्रांस। तो यहाँ पे भी जीआई एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। तो मॉलिक्यूल कैसा है? ऐसा। ये कार्बन 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 3 मेंबर्ड रिंग है। तो देखो ऐसे, देखो इसको ऐसे देखो, ये सेम ग्रुप सेम साइड में, इसको क्या बोलेंगे? सिस, और इसको नीचे बना देंगे रेड बॉल को, तो ये आ जाएगा ट्रांस। ये 3 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पर रोटेशन नहीं हो सकता है, रोटेट करेगा तो क्या होगा? मॉलिक्यूल टूट जाएगा। तो यहाँ पे जीआई शो करेगा, दिस कंपाउंड विल शो जीआई। कि कब जीआई शो नहीं करेगा? मान लो हमने ऐसा मॉलिक्यूल ले लिया तो सारा कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे दो ग्रुप अगर सेम हो जाता है मान लो, तो ये जीआई शो नहीं करेगा, क्योंकि ये कंडीशन भी होना चाहिए कि जो ग्रुप को हम देखेंगे, जिस कार्बन को हम देख रहे हैं, उसके साथ जो दो ग्रुप अटैच रहेगा दैट मस्ट बी डिफरेंट। ये गया केस 2। हम लोग क्वेश्चन इसका करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा लंबा। नेक्स्ट केस 3। केस 3 क्या है? जीआई इन क्यूमिलिन्स। नेक्स्ट क्या है? जीआई इन क्यूमिलिन्स। क्यूमिलिन में क्या है? डबल बॉन्ड एडजेसेंट, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, दो डबल बॉन्ड है। मान लो एग्जांपल, ये एक कैसा क्यूमिलीन है? दिस इज इवन क्यूमिलीन। दो डबल बॉन्ड एडजेसेंट पे है तो ये एक इवन क्यूमिलीन। इवन क्यूमिलीन कैसा है देखने में? इवन क्यूमिलीन कुछ इस तरह का है देखने में। ये है इवन क्यूमिलीन। अब इस बात को समझो। अब बताओ, यहां से अगर इस एटम का और इस एटम का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस, अगर इस एटम को यहां बना देंगे तो डिस्टेंस सेम ही रह जाएगा ना। यहाँ पे सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन एरियल डिस्टेंस हो गया सेम। बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर इस H और H के बीच में अगर डिस्टेंस है L1, और हमने ले लेते हैं यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ CH3, तो ये डिस्टेंस है L2। तो यहाँ पे L1 इक्वल टू L2, तो क्या बोलेंगे कि इवन क्यूमिलिन के केस में क्या है? नो जीआई, इसमें कोई जीआई नहीं शो करेगा। लेकिन अगर ऑड क्यूमिलिन है,
ऑड क्यूमिलीन में क्या होगा, ये केस थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ऑड क्यूमिलीन में देखो जरा इसका स्ट्रक्चर, ऑड क्यूमिलीन में ये देखो, एक्चुअली ये प्लेनर हो चुका है ना, ये इसके परपेंडिकुलर पे है, फिर इसके परपेंडिकुलर पे ये है, यानी प्लेनर हो गया। जैसे मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ऑपोजिट साइड वाला ये ज्यादा हो जाएगा, और सेम साइड में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी इस केस में भी L2 ग्रेटर देन L1 हो जाएगा, यानी इस केस में GI एग्जिस्ट करेगा। तो याद रखना, तो ये हो गया तुम्हारा L2 ग्रेटर देन L1, तो इसमें GI एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ऑड क्यूमिलीन में किस में GI एग्जिस्ट नहीं करेगा, मान लो हम क्या लिख दें, सपोज करो C डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3 ले लिए, यहाँ CH3 ले लिए, यहाँ फ्लोरीन ले लिए, और यहाँ ब्रोमीन ले लिए। तो ऐसा नहीं कि केवल देख लिया कि ऑड है कि इवन है और कंफर्म कर लिया, इवन होगा तो कोई बात ही नहीं है, वो हमेशा GI नहीं शो करेगा। लेकिन ऑड में भी ये केस में नो GI, क्यों, इसका जो फाइनल कंडीशन एक है कि कार्बन का साथ दो अलग अलग ग्रुप होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा है, सेम ग्रुप लग गया ना, तो यहाँ पे GI शो नहीं करेगा। बात समझ में आया, तो यहाँ पे नो GI याद रखना। तो ये गया थर्ड केस। इसके बाद का जो केस है वो है इसी का, अगर हम ऐसा ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, इस पायरो कंपाउंड हो गया CH3, यहाँ H। तो इस कंपाउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिंग और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है, यानी यहाँ पे ये इस रिंग के लिए एक डबल बॉन्ड ले लेंगे और इस रिंग के लिए एक डबल बॉन्ड ले लेंगे। ये कंपाउंड को हम ऐसे देख सकते हैं। तो ये कंपाउंड का GI तो नहीं होगा क्योंकि ये इवन क्यूमिलीन है, तो नो GI। बात समझ में आया। लेकिन अगर ऐसा दे देता है, सपोज करो ऐसा दे दिया है, 3 रिंग जुड़ा है और यहाँ पे कार्बन के साथ अलग अलग ग्रुप लगा है, यहाँ पे H ही ले लो, तो यहाँ पे GI शो करेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब आते हैं N डबल बॉन्ड N सिस्टम, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, तो क्या है N डबल बॉन्ड N, OH, यहाँ OH, तो क्या ये GI शो करेगा, बिल्कुल करेगा। कैसे पता चला, तो दूसरा ग्रुप क्या है, इस नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर और इसके साथ भी लोन पेयर, तो सेम ग्रुप सेम साइड में है, तो इसको बोलेंगे सिस, और इसका कोरस्पॉन्डिंग ट्रांस क्या होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांस। क्लियर है। तो अगर तुमसे पूछता है कि मिनिमम कार्बन नीडेड टू शो GI, क्या बोलेंगे, मिनिमम कार्बन एटम नीडेड टू शो GI, क्या आंसर होगा, 0, क्योंकि देखो ये सब एग्जांपल में क्या है, एक भी कार्बन नहीं है फिर भी कंपाउंड GI शो कर रहा है। क्लियर ना। अच्छा, एक केस और है बाइफिनाइल सिस्टम, बाइफिनाइल सिस्टम। बाइफिनाइल सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे देखो बाइफिनाइल सिस्टम में कुछ इस तरह का 2 रिंग जुड़ा हुआ है। तो इस बाइफिनाइल में रोटेशन क्या हो जाएगा, रोटेशन यहाँ पे अलाउड है, क्योंकि भाई ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन अलाउड है, तो यहाँ पे GI नहीं होगा। लेकिन अगर हम ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप्स अटैच कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोटेशन विल बी रेस्ट्रिक्टेड। मान लो यहाँ NO2 लगा दिए, यहाँ NO2 लगा दिए, यहाँ COOH लगा दी, यहाँ COOH लगा दी, तो यहाँ पे रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन पहले से क्या है, इस मिनिमम, इस रिपल्सन को मिनिमम करने के लिए ये रिंग इस रिंग के परपेंडिकुलर पे आ जाएगा। तो जैसे ही परपेंडिकुलर पे आ जाएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे रोटेशन विल बी रेस्ट्रिक्टेड, तो यहाँ पे GI शो करेगा। सेम ग्रुप सेम साइड में, तो इसको बोलेंगे सिस, और एक नाइट्रो को नीचे लगा देंगे तो बन जाएगा ये ट्रांस।
लास्ट केस क्या है, GI ड्यू टू डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग। ये इंपॉर्टेंट केस है, सब केस इंपॉर्टेंट है। GI ड्यू टू डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग। क्या मतलब है इसका, मान लो हमने एक 8 मेंबर्ड रिंग बना ली और यहाँ एक डबल बॉन्ड डाल दिया, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस डबल बॉन्ड के कारण रिंग के अंदर GI शो होगा। कैसे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, मान लो यहाँ डबल बॉन्ड डाल दिए, तो ये डबल बॉन्ड क्या हो गया, सिस। मान लो हाइड्रोजन है, दो सेम साइड पे हाइड्रोजन है, तो ये हो गया सिस। और इसका कोरोस्पॉन्डिंग ट्रांस आइसोमर क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड डाल देंगे तो ये H और ये H अपोजिट में आ गया, ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया। तो क्या ये कोई भी रिंग ऐसा दिखा सकता है, नहीं। रिंग का साइज कम से कम 8 मेंबर्ड होना चाहिए, 8 या उससे ज्यादा। मान लो अगर हम एक 6 मेंबर्ड रिंग में इस डबल बॉन्ड के कारण सिस ट्रांस खोजने जाएंगे तो नहीं होगा, क्यों ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ है तो क्या हो गया बताओ, ये सीसी हुआ ना। अगर डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर दिए तब भी ये सीस हुआ। ये ट्रांस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्यों ना, ये अगर रोटेट करेगा तो, क्योंकि ये 6 मेंबर्ड रिंग, कार्बन अगर बढ़ता है तो रिंग का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, रिंग फ्लेक्सिबल होगा तो ये दूसरा सिस ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इस रिंग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, 6 मेंबर्ड रिंग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होने के कारण ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म मतलब GI शो नहीं करेगा। तो GI शो करने के लिए कितना होना चाहिए, कम से कम 8 मेंबर्ड रिंग होना चाहिए, 8 मेंबर्ड और हायर रिंग, ये GI शो करेगा। तो इतना है थ्योरी फॉर GI। GI कौन कौन सा केस में आएगा, ये सारा हम लोग डिस्कशन कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन कैसे इसमें सॉल्व करते हैं। तो होप कि समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से एक बार देखो, और कोई क्वेरी है तो कमेंट में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में GI का क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।